जय हिंद। आज हम लोग इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में मौर्य काल के बाद उसका एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी, उसमें से सम्राट अशोक। आप जानते हैं कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, पूरी की पूरी मौर्य डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका लड़का सम्राट अशोक। ये अपनी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल, सबसे प्रतापी, सबसे विख्यात राजा हुआ, जिसकी चर्चा डिटेल में करना आवश्यक है। इसलिए इस प्लेलिस्ट में एक अलग वीडियो सम्राट अशोक से लेकर के आए हैं। सम्राट अशोक से लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो कई बार इस तरह से आते हैं। शायद आपको इस बात पे पूरा यकीन ना हो, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, चाहे वो पीजीटी इतिहास हो, चाहे वो टीजीटी हिस्ट्री हो, चाहे वो बाकी कॉम्पिटिटिव्स एग्ज़ाम हो, वनडे हो, कुछ भी हो, इनमें अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। जैसे कहीं एक बार पूछा था कि सम्राट अशोक की कितनी रानियां थीं, या इनमें से किसका, कौन सी रानी सम्राट अशोक की पत्नी नहीं थी, ठीक है, या इसकी माता और पत्नी के नाम में कन्फ्यूज़न होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो में। इस वीडियो में पीछे व्हाइट बोर्ड पे जो है, इसमें एक ही चीज़ में सारा कुछ इंक्लूडेड है। सारा कुछ मतलब सारा कुछ। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग जो है इसको देखते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कि सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट क्यों लिखा है इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। सम्राट अशोक यानी मौर्य काल की पीढ़ी का ये तीसरा और सबसे प्रतापी राजा था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था और माँ का नाम सुभद्रांगी था। तो ऐसे याद रखिएगा, सुभद्रा से सुभद्रांगी याद रहेगा। इनकी जो पत्नियां थी उनके अलग अलग नाम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। जैसे कि अशोक की एक पहली पत्नी का नाम देवी माना गया है, और अशोक की पहली पत्नी को देवी नाम से पुकारते थे, और उसकी कई पत्नियां और पटरानियां थीं। उनमें से एक नाम है असंघमित्रा, जो उनकी पटरानी थी। अन्य पत्नियों में तिस्रक्षिता थी, कारुआकी थी। कारुआकी जो नाम मिलता है अशोक की पत्नी का, ये इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है वहाँ पर इनकी पत्नी का नाम कारुआकी मिलता है। सम्राट अशोक के नाम। अब इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि सम्राट अशोक के अपने कौन कौन से नाम थे। तो मास्की अभिलेख के अनुसार अशोक मिलता है, और इसी के अनुसार इन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया। मास्की अभिलेख के अनुसार अशोक को अशोक या बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक मौर्य जो नाम पड़ता है, ये जो अशोक मौर्य नाम है, ये जूनागढ़ गुजरात में जो है, इसमें जो अभिलेख है वहाँ पर अशोक मौर्य नाम मिलता है। अशोक वर्धन नाम जो है ये पुराणों के अनुसार मिलता है, अशोक वर्धन। देवा नाम पीएस से, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक के नामों में कि यह नाम किसका था जो देवताओं को प्रिय हो, तो ये गुर्जरा अभिलेख में। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम भी मिलता है, और गुर्जरा अभिलेख में देवा नाम पीएस भी नाम मिलता है अशोक का। अशोक का राज्यारोहण जो है 269 बीसी में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में अशोक राज सिंहासन पर बैठा, और सवाल आता है कि जब वो राजा बना तो वो कहाँ का राज्यपाल था। तो वो अवंती यानी उज्जैन मतलब कि मध्य प्रदेश, वो अवंती का राज्यपाल था। अब ये सवाल आता है कि अशोक ने एक क्रूर था या फिर उसे ऐसा डिपिक्ट किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के बारे में जो ज़्यादातर स्रोत बताते हैं वो कहते हैं कि यह क्रूर और निष्ठुर राजा था, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपने सिंहासन को प्राप्त किया था। संभवतः ये इसके जो 99 भाई थे, ये इसकी विमाता अर्थात इसकी सौतेली माताओं से पैदा हुए थे, जिनकी हत्या करके अशोक राजा बना था। लेकिन इस बार इससे ये पता चलता है कि अशोक शुरू में कितना अग्रेसिव और कितना ही दमनकारी व्यक्ति था। एक इतिहासकार जो है वो लिखते हैं कि अशोक जो है अपने शक्ल सूरत से बहुत खूबसूरत नहीं था। एक तरह से कहें तो वो कुरूप था, उसकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक समय उसकी जो है शोभा यात्रा निकली थी, और शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसके नगर के जो लोग हैं, जैसे होते हैं नहीं, दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं, फूल मालाओं की वर्षा करते हैं,
उसके नगर के वासी उसके ऊपर फूल माला की वर्षा कर रहे थे उसके रथ के ऊपर। उसी समय किसी ने कहा कि यह कितना ही भद्दा या कुरूप राजा है। ये बात अशोक ने सुन ली होगी। उसने उन लोगों को चिन्हित किया और एक के किए की सज़ा 500 स्त्रियों का गला काट करके उसने दंडित किया। इसका मतलब कि वह उसे चंडाशोक नाम से भी पुकारते थे। तो अशोक की के बारे में ये जो किंवदंतियां हैं ये बताती हैं कि अशोक शुरू में कितना ही जो है क्रूर और शक्तिशाली राजा था। अशोक ने जब 269 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त की, उसके गद्दी प्राप्त करने के कुछ सालों बाद, लगभग 8 सालों बाद, 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में अशोक जो है कहाँ पर अटैक करता है? कलिंगा। कलिंगा, द वॉर ऑफ कलिंगा आप जानते हैं। कलिंग जो है ये बिल्कुल उड़ीसा को उस समय कलिंग कहते थे, और कलिंग की राजधानी तोशली पर अशोक ने आक्रमण किया। अशोक के तोशली पर आक्रमण करने के कई कारण थे। कुछ लोगों का कहना है कि जो कलिंग था, एक तो उसके जो समुद्र का जो उसका जो तट था उड़ीसा वाला, उसमें बाधा बन रहा था। व्यापारिक दृष्टि से यह हानिकारक था। तो अशोक ने सोचा कि क्यों ना हम आगे चल के इसको इनक्रोच कर लें, इनक्रोच करके इसे हम अपनी निर्बाध रूप से शासन करेंगे। दूसरी बात, कुछ प्रमाण ये मिलते हैं कि जो ये कलिंग था उसने दक्षिण भारतीय, जिसमें चेर, चोल, पांड्य राजा आते हैं, उनको अशोक के खिलाफ सपोर्ट किया। तो उसका भी उसने दंड देने की सोची और कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर नरसंहार बहुत ही भयानक था। इसने हजारों के गर्दन काटे अपने से, और अंत में इसी युद्ध की जो अवस्था रहती है इसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। और अशोक ने उससे पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव को मानता था, लेकिन इस भयानक रक्तपात से उसका हृदय परिवर्तित हुआ। तो उसने जो है एक बौद्ध टीचर थे उपगुप्त, उनको बुलाता है मैदान जंग में, तलवारों को गाड़ देता है और सर नीचे करके खूब करुण क्रंदन करता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे इस अपराध बोध से बाहर निकालिए, मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षा दीजिए। तो उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। यहाँ तक बातें मैंने किया है। राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग पर आक्रमण 261 बीसी में करता है। बौद्ध शिक्षक उपगुप्त, ये कई बार नाम पूछा हुआ है, इनसे दीक्षा ली। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। बहुत बार पूछा गया है कि जेम्स किसने जो है अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था, तो ये था जेम्स प्रिंसेप, एक इतिहासकार था, और उसके जो अभिलेख उसने पढ़े थे दोज वर रिटन इन ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी स्टाइल में लिखे गए थे। प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, ये बात हो गया। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेइक लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख चारों लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और आर्माइक। तो जो इसमें ग्रीक अभिलेख है ये अफगानिस्तान के पास मिलता है। ग्रीक अभिलेख अफगानिस्तान के पास मिलता है। खरोष्टी अभिलेख जो है पश्चिमी भारत की ओर मिलता है। खरोष्टी अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत की ओर मिलता है। तो हो गया खरोष्टी, ग्रीक, आर्माइक। खरोष्टी जो होता है ये मिलता है, अच्छा, ब्राह्मी लिपि जो है उत्तर भारत में मिलता है, और बाकी जो है रेस्ट भारत में खरोष्टी लिपि मिलती है। तो अशोक की जो है अभिलेख चारों लिपियों में ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और आर्माइक चारों में मिलते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि अशोक के जो कनेक्शन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही यूनान, अफगानिस्तान आदि जगहों से थे, तो इसकी लिपियां वहाँ पे भी मिली हैं। अशोक ने 84,000 स्तूपा बनवाए थे पूरी दुनिया में, और इसके प्रमाण हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और इसने जो है अपने बनारस में, काशी में भी सारनाथ के पास 2 स्तूपा बनाए हैं। एक स्तूप थोड़ा बड़ा है और एक स्तूप थोड़ा छोटा है, ठीक है। उन दोनों स्तूपों का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अशोक के द्वारा बनाए गए कौन से 2 स्तूप जो है बनारस में, सारनाथ में है, ठीक है। और नहीं तो मैं इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, वो अपने नेगेटिव कमेंट के साथ आते हैं और अपना नेगेटिव कमेंट दागते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग हर जगह पाए जाते हैं और इनकी संख्या 0.01% से भी कम है। इन्हें इग्नोर करने की आवश्यकता है। हाँ, जो वाजिब जो शिकायत है उसे हम लोग सीरियस नोट पे लेते हैं, उस पर काम किया जाता है।
तो हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखें जीवन में भी, और पढ़ाई में तो उसकी बहुत ज़रूरत है, नहीं तो सफलता मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग कर लिया कि इन चारों लिपियों में मिलता है। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख अशोक द्वारा बनाए गए थे। अशोक ने क्या क्या बनवाया था? शिलालेख मतलब जो शिलाओं पर लिखा था, गुहालेख मतलब जो गुफाओं को काट कर बनाया गया था, स्तंभलेख मतलब पिलर इंस्क्रिप्ट थी, मतलब जो खंभों पे। तो इस तरह के 3 तरह का जो है ऐतिहासिक स्रोत अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। 84,000 स्तूपा बनवाए थे, 14 शिलालेख और 7 स्तंभलेख भी उसने बनवाए थे जो अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं कि अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन थे। इसको आपको याद भी करा दिया जाएगा। पहला है प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा करता है कि मतलब इनको मारना बंद करिए, क्योंकि अशोक अपने इसी अभिलेख में लिखता है, शिलालेख में, कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे किचन में पहले जहाँ पर 3 जानवरों का मीट बनता था, वहाँ पर अभी केवल और केवल एक जानवर, इसमें एक मोर था, एक हिरन था, एक और कोई जानवर है जिसकी मीट बनते थे, अभी केवल और केवल एक जानवर मारा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अब इसमें लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद पशु बलि की निंदा करता है। दूसरे वाले शिलालेख में मानव और पशु बलि उपचार की बात करता है, मानव और पशुओं के उपचार के उपचार ट्रीटमेंट की बात करता है, मानव और पशुओं के ट्रीटमेंट की बात करता है, पशु के उपचार की बात करता है। पहले में पशु बलि की निंदा करता है, दूसरे में उपचार ट्रीटमेंट की बात करता है, तीसरे में राजकीय अधिकारियों को आदेश देता है कि वो हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और जनता का हाल चाल लें, ये तीसरे अभिलेख में कहता है, और इसमें जो है नियम भी बनाए गए हैं। चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष, ये सवाल कई बार पूछा है कि भेरी घोष और धम्म घोष क्या होता है। पहले जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई से पहले एक तुरही बजाई जाती थी, ऐसे वो हिरण के सिंग आदि का बना रहता था, तो उसे लड़ाई से पहले जो भोपा बजाया जाता था उसे भेरी घोष कहते थे। लेकिन अशोक ने वो सब बंद करवा दिया, उसके जगह जो उसने अनाउंसमेंट कराना शुरू किया वो जनता के वेलफेयर के लिए किया। तो चौथे शिलालेख में है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष अशोक ने कब शुरू किया, तो ये चौथे शिलालेख में है। 5वें शिलालेख में कहा है कि धम्म महामात्यों की नियुक्ति की जाए, मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले पुरोहितों की नियुक्ति की जाए। 6वें में कहता है आत्मनियंत्रण, तो जो छठा है 6 इंद्रियों की बात करेंगे तो आत्मनियंत्रण अपने आप हो जाएगा, ऐसे याद लिखिएगा। तो उसने कहा कि 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें को एक साथ में ज्वाइन किया गया है और उसमें कहा गया कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। अशोक दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जाता है और उसकी तीर्थ यात्राओं का वर्णन किसमें है? 7वें प्लस 8वें में। 9वें में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन करता है। 9वें में किसका वर्णन है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार। और 10वें में कहता है कि राजा और बड़े ऑफिसर जनता के हित के बारे में सोचें, राजा और बड़े ऑफिसर जनता के हित के बारे में सोचें, ये किसमें कहा गया है? 10वें में। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई, कहा गया कि व्हाट इज़ द धम्मा, धम्म जो है वो क्या है। बौद्ध धर्म में धर्म को ही धम्म कहते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन 11 में किया गया। ऐसे याद करिएगा कि जो 11 होता है वो हमारे हिंदू धर्म में जो है वो पायस माना जाता है, पवित्र माना जाता है या शुभ माना जाता है, तो इसमें जो धम्म है वो शुभ होगा। इसकी व्याख्या 11 में की गई। 12 में कहा गया है कि स्त्री महामात्यों की नियुक्ति की बात की गई है। अशोक ने बौद्ध धर्म में न केवल मेल गुरुओं की नियुक्ति की बात की है, बल्कि फीमेल यानी महिलाएं भी बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगी, और इसका वर्णन अशोक ने 12वें शिलालेख में किया है। 13वें शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। कलिंग युद्ध कैसा था, उसकी विभीषिका कैसी थी और उसका हृदय कैसे बदल गया कलिंग युद्ध के बाद, इसका वर्णन अशोक कौन से में करता है? 13वें शिलालेख में। और अंतिम और जो 14वां शिलालेख है, इसमें अशोक वर्णन करता है कि जनता धार्मिक जीवन या नैतिकता पूर्वक जीवन जिए और इसी में उसकी भलाई है। अशोक कहता है कि सारी जनता मेरे पुत्र के समान है, ये भी कहता है। तो कुल मिलाकर के आपने अशोक के बारे में पढ़ा, इनकी पत्नियों के बारे में पढ़ा, इनकी माता और पिता के नाम के बारे में पढ़ा, इसका जो राजनीतिक जो यात्रा रही उसके बारे में पढ़ा। अशोक जीवन में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पूरी सेना, पूरा बैकअप कहाँ लगवा दिया? बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। अब वो मारपीट नहीं करता था, वो हत्याएं नहीं करता था,
तो अशोक की इस और ढेर सारे पैसे भी सम्राट अशोक के यानी मौर्य साम्राज्य के इनमें लगे, और इतिहासकार कहते हैं कि शायद इसी कारण से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। बाद में अशोक इनएक्टिव हो गया तो उसकी कई पत्नियों में से एक पत्नी ने इसके बेटे कुणाल की आंखें निकलवा ली थीं और उसे काल कोठरी में डाल रहने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह से अशोक के पुत्रों की दुर्दशा हुई। एक बात और, अशोक ने अपने एक बेटे महेंद्र और अपनी एक बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये कोट जरूर करिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा था और ऐसा कहते हैं कि उसे जो है स्लो पॉइजन या विषपान कराया गया था, इससे उसकी मृत्यु हो गई इसकी नई नवेली रानियों के द्वारा। खैर, ये सम्राट अशोक के बारे में एक चरित्र चित्रण था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, ले लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अशोक के इसके बाद आपको जो स्तंभ लेख है ना, ये तो शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख हैं, उनका नाम मैं ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ, लिख लीजिए कॉपी कलम लेके। पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सम्राट अकबर द्वारा प्रयाग में लाया गया था। दूसरा दो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। पहला है दिल्ली मेरठ अभिलेख, दूसरा है दिल्ली, बताइए कौन सा है? पहला है दिल्ली मेरठ अभिलेख और दूसरा है दिल्ली, चलिए इसे कमेंट में लिखिएगा। तीसरा है रामपुरवा अभिलेख, चौथा है रुक्मिणदेई अभिलेख और पांचवा है जो बिहार के चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। तो फिर से सुनिएगा सातों का नाम। पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दूसरा है दिल्ली मेरठ, तीसरा है दिल्ली टोपरा, चौथा है लौरिया नंदनगढ़, पांचवा है लौरिया अरेराज, छठवां है रुक्मिणदेई और सातवां है रामपुरवा। तो इन 7 स्तंभ लेखों पर जो दीवारों पर लिखवाया है, इससे अशोक के बारे में, इसके धर्म के बारे में, इसकी सोच के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आती हैं, आपके इतिहास के ज्ञान को और भी एनरिच करती हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग, साधारण तरीके से इतिहास के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं, तो जो है इसे क्या करेंगे, आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उनकी, और इसके साथ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। ये ऐसे वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में अलग अलग सेक्शन में पड़े हुए हैं और बिल्कुल सरल भाषा में, किसी भी टेक्निकलिटी से आपको नहीं जूझना होगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, ये सब आपको एक जगह निःशुल्क मिल जाएगा। तो अगर इतना सब कुछ आपको निःशुल्क एक जगह मिल जा रहा है कम से कम समय में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, छात्रों में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। उम्मीद है कि आप सुपर टेट, पीसीएस, वनडे एग्जामिनेशन, इनकी तैयारियों में एमसीक्यूज़ कर रहे होंगे और उसमें आपको ये वीडियो काम करने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। तो खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।